हेलो स्टूडेंट्स, नाउ वेलकम टू अकाउंट स्ट्रीट। और आज हम बात करेंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट कंप्लीट की। देखिए, हमने वन बाय वन सभी एक्टिविटीज को पढ़ा, ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटी। अब हम पूरा एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जिसमें कैश फ्लो स्टेटमेंट को कंप्लीट हमें प्रिपेयर करना है, जिसमें ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग तीनों एक्टिविटी को हम मिला करके एक पूरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ओके, तो आइए देखते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट का एक क्वेश्चन उठा लेते हैं। आप ही की बुक टीएस ग्रेवाल एडिशन 2021 क्वेश्चन नंबर 41। सो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 41 को एक बार हम हल्का सा पहले रीड कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम उसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए 41 क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है। ये 41 क्वेश्चन आपका ये कह रहा है, यहाँ पर ध्यान दें, जिसमें इक्विटी लायबिलिटी हेड है, शेयर होल्डर्स फंड के अंदर शेयर कैपिटल गिवन है आपको 8 लाख 6 लाख की एंड रिजर्व सरप्लस 4 लाख एंड 3 लाख, जिस पर नोट नंबर डला हुआ है। और नोट टू अकाउंट्स में जाकर हम ध्यान देते हैं तो वहां पर सरप्लस स्टेटमेंट एंड पी&एल अकाउंट का आपको गिवन है यही 4 लाख से 3 लाख का, और कोई आइटम इसमें नहीं है। नॉन करंट लायबिलिटी के अंदर लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स 1,50,000 की एंड ट्रेड पेबल्स 48,000 रुपीज की गिवन है। एसेट साइड में नॉन करंट एसेट्स आपकी प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट्स 8,50,000 एंड 5,60,000 का गिवन है। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट 2,32,000 एंड 1,60,000 का गिवन है। और करंट एसेट्स में हम देखते हैं तो करंट इन्वेस्टमेंट 50,000 1,34,000 है, जो कि हमारा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का आइटम है। इन्वेंट्री 76,000 82,000 की है, ट्रेड रिसीवल 38,000 92,000 एंड कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 94,000 70,000 का गिवन है। नोट टू अकाउंट्स हम पहले ही पढ़ चुके हैं, तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, जब हम कैश फ्लो स्टेटमेंट को सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले हम कैश फ्लो स्टेटमेंट लिखेंगे और जिस ईयर का हम बना रहे हैं वो ईयर हम डालेंगे फॉर द ईयर। और इस क्वेश्चन में आपको ईयर जो गिवन है वो 31 मार्च 2021 का गिवन है। तो 31 मार्च 2021 आपका ईयर हो गया। अब कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने के लिए हमें 3 कॉलम प्रिपेयर करने हैं। पार्टिकुलर का करना है सबसे बड़ा, उसके बाद एक अमाउंट का करना है और एक टोटल अमाउंट का। तो इस प्रकार से आपके 3 कॉलम प्रिपेयर होंगे। ओके, पहला कॉलम पार्टिकुलर एंड सेकंड कॉलम अमाउंट, थर्ड कॉलम टोटल अमाउंट। इस प्रकार से 3 कॉलम आपके प्रिपेयर होंगे। तो सबसे पहले कैश फ्लो स्टेटमेंट में हमने पहले ही बताया था कि नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम हमें पता होना चाहिए। तो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम के लिए आपको यहां पर क्वेश्चन के अंदर सरप्लस गिवन है। क्वेश्चन में आपने अभी देखा कि सरप्लस आपको दिया हुआ है 8 लाख और 4 लाख एंड 3 लाख रुपीज का। कितने का? 4 लाख एंड 3 लाख रुपीज का आपको सरप्लस दिया हुआ है। उससे रिलेटेड कोई एडजस्टमेंट हम क्वेश्चन में पहले एक बार ध्यान देंगे कि कोई प्रपोज डिविडेंड, इंटरिम डिविडेंड या कोई डिविडेंड गिवन तो नहीं है, कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम तो गिवन नहीं है। अगर है तो उन्होंने पहले हम एडजस्ट करेंगे और वहां से हम नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम निकालेंगे। और ना ही इस क्वेश्चन के अंदर कोई टैक्स आपको गिवन है। तो सीधा सीधा हम इसमें 4 लाख माइनस 3 लाख यानी क्लोजिंग माइनस ओपनिंग आप सरप्लस कर देंगे और 1 लाख रुपीज का आपका यहां से सरप्लस निकल के आया। तो आप डाल देंगे इसको नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। ये आपका नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम आपका निकल आया कितने का? 1 लाख रुपीज का। ओके, 4 लाख माइनस 3 लाख। अब इसके बाद हम ऑपरेटिंग एक्टिविटी की तरफ चलेंगे और ऑपरेटिंग एक्टिविटी में मैंने आपको बताया कि पार्ट फर्स्ट यानी इसमें भी स्टेप्स हैं। तो पहला जो स्टेप है हमारा, उस स्टेप में हम क्या करते हैं, नॉन कैश एक्सपेंसेस और नॉन कैश इनकम्स आइटम को ट्रीट करते हैं। तो नॉन कैश एक्सपेंसेस और नॉन कैश इनकम आइटम हम देखेंगे इसके अंदर। तो यहां पर ये ध्यान दीजिए आपकी डेप्रिसिएशन तो नहीं है, एमोर्टाइजेशन तो नहीं है इंटेंजिबल पर, या कोई प्रॉफिट या लॉस तो नहीं हो रहा है फिक्स्ड एसेट्स को सेल आउट करने पर। तो इस प्रकार का कोई भी आइटम मुझे यहां पर दिखाई नहीं दे रहा है। ना ही इस क्वेश्चन के अंदर डेप्रिसिएशन है, ना ही एमोर्टाइजेशन है, ना ही कोई प्रॉफिट एंड लॉस हो रहा है असेट्स को बेचने में, ऐसा कुछ नहीं दिया हुआ है। ना ही अदर इन्फॉर्मेशन में कोई इन्फॉर्मेशन इसकी गिवन है। तो ये स्टेप आपका यहां से स्किप हो गया। सेकंड स्टेप पर चलते हैं जिसके अंदर एड और लेस ही है, लेकिन वहां पर करंट असेट्स और करंट लायबिलिटी को आप
इंडिकेट करेंगे कि करंट असेट बढ़ रही है या करंट लायबिलिटी घट रही है या बढ़ रही है, उनको हम यहाँ पर राइट डाउन करेंगे। तो यहाँ पर क्वेश्चन के अंदर आपको करंट लायबिलिटी और करंट असेट्स दोनों ही गिवन है, तो ये स्टेप जरूर आएगा। तो इस स्टेप के लिए आपने पहले ऐड किया कुछ आइटम्स को और कुछ आइटम को लेस किया। वो आइटम कौन कौन से हैं वो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन में ध्यान दें आप, करंट लायबिलिटी आपको गिवन है ट्रेड पेबल्स है, जिसमें पहले 48,000 रुपीज की थी और अब वो 40,000 रुपीज की हो गई, यानी कि घट गई। यहाँ पर करंट लायबिलिटी अभी घट रही है तो इट मीन आपको प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है तो आप उसको क्या करेंगे, लेस करेंगे। तो लेस वाली साइड में आप डाल देंगे यहाँ पर डिक्रीज इन ट्रेड पेबल्स, डिक्रीज इन ट्रेड पेबल्स कितने का, 48 माइनस 40 इट मीन्स 8,000 रुपीज। ये आपने लेस में डाला हुआ है, इसलिए ब्रैकेट में आप इस अमाउंट को शो करा देंगे। एंड अब करंट लायबिलिटी में कुछ नहीं है, करंट एसेट्स में चलते हैं। करंट एसेट्स में करंट इन्वेस्टमेंट आएगा नहीं क्योंकि इसका आइटम नहीं है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का आइटम बता चुका हूं मैं आपको पहले ही। इन्वेंट्री को देखते हैं, इन्वेंट्री पहले 82,000 की थी लेकिन अब 76,000 रुपीज की रह गई है, यानी कि इट मींस घट रही है। यहाँ पर आपका इन्वेंट्री घट रही है, एसेट्स घट रही है, तो इट मींस हमें लॉस हो रहा है, लॉस हो रहा है तो हम उसको ऐड कर देंगे। तो ऐड वाली साइड में आप डाल दीजिए डिक्रीज इन इन्वेंट्रीज, डिक्रीज इन इन्वेंट्रीज आपने किया, जिसमें आपने 82 माइनस 76,000 रुपीज किया, इट मीन 6,000 रुपीज आपका निकल के आया जो आपने ऐड में डाला। नेक्स्ट इज ट्रेड रिसीवेबल्स, 92,000 के थे लेकिन अब 38,000 रुपीज के रह गए। तो सीधी सी बात है, ये भी हमारे डाउन हो रहे हैं, घट रहे हैं, तो घट रहे हैं इसको भी हम ऐड कर देंगे क्योंकि करंट असेट्स हमारी घट रही है। सो डिक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल, ओके। ट्रेड रिसीवेबल आपके 92,000 रुपीज के थे जिसमें वो घट करके 38,000 रुपीज के हो गए। तो आपका कितना रह गया, 92 माइनस 38 इट मीन्स 54,000 रुपीज, 54,000 रुपीज का आपका ये निकल के आया। अब हम आगे चलते हैं, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट आएगा नहीं इसमें, फिनिश इतना ही था केवल। अब देखते हैं क्वेश्चन के अंदर इनकम टैक्स से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम तो नहीं है। इनकम टैक्स क्वेश्चन के अंदर कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा है मुझे, ना ही इसके अंदर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स है। तो सीधा सीधा सा हम इसका टोटल लगा देंगे और टोटल लगाकर अमाउंट को बाहर हम नोट कर देंगे। टोटल हमने लगाया, ये हो गया 1,60,000 रुपीज माइनस 8,000 रुपीज, यानी कि 1,52,000 रुपीज। कितना, 1,52,000 रुपीज आपका प्लस का निकल के आया। और ये जो प्लस का निकल के आ रहा है, इसलिए हम इसको क्या कहेंगे, इसको कहेंगे हम कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, ओके। ये अभी कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी कंप्लीट हो गई है। अब नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं, यानी कि इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। तो देखिए, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के लिए मैंने आपको बताया नॉन करंट एसेट्स को हमें देखना है कि नॉन करंट एसेट्स आपने खरीदी हैं या बेची हैं, केवल उनको हमें यहाँ पर इंडिकेट करना है। तो क्वेश्चन के अंदर हम देखते हैं नॉन करंट इन्वेस्ट एसेट्स आपको दे रखी हैं। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट्स हैं आपके टेंजिबल के रूप में 8,50,000 रुपए और 5,60,000 रुपए की। तो यहाँ पर कोई इसकी अदर इन्फॉर्मेशन नहीं है कि डेप्रिसिएशन लगा है या वो सोल्ड आउट हुआ है, ऐसा कोई अदर इन्फॉर्मेशन में गिवन नहीं है। तो सीधी सी बात है, पहले 5,60,000 रुपए की थी प्रॉपर्टी हमारी और आज की डेट में 8,50,000 रुपए की हो गई है, इट मीन्स बढ़ रही है। और यहाँ पर जब हमारे नॉन करंट एसेट्स बढ़ती हैं तो इट मीन्स क्या है, परचेज हमने किया है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे परचेज ऑफ प्लांट एंड इक्विपमेंट्स। परचेज ऑफ प्लांट एंड इक्विपमेंट्स, तो परचेज किया है आपने कितने का, 8,50,000 रुपए का हो गया है 5,60,000 रुपए से बढ़कर के, यानी कि सीधी सी हम कह सकते हैं ये कितने का हो गया, 3,40,000 रुपए। देख लेते हैं एक बार, 8,50,000 रुपए माइनस 5,60,000 रुपए, यानी कि निकल के आ गया आपका 2,90,000 रुपए का, राइट। सो 2,90,000 रुपीज ये आपके ब्रैकेट में आएंगे क्योंकि आपने परचेज किया है, ओके। परचेज करेंगे तो पैसा जाएगा, इसलिए ब्रैकेट में लिखा जाएगा, लेस वाली साइड का आइटम है। नेक्स्ट देखते हैं नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। पहले आपका 1,60,000 रुपीज का था लेकिन अब 2,32,000 का हो गया, इट मीन यहाँ भी परचेजिंग की गई है नॉन करंट इन्वेस्टमेंट की, तो इसको भी हम
परचेज में नोट करेंगे परचेज ऑफ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। ये आपने नॉन करंट इन्वेस्टमेंट को परचेज किया है कितने का, पहले 160 का था लेकिन अब 232 का हो गया है, यानी कि 72,000 रुपीज से परचेज किया। इसको हमने लेस वाली साइड में डाल दिया, इट मींस ये डिडक्ट हो गया। और कोई आइटम इस प्रकार का नहीं है, बस यहां पर आप इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का टोटल लगा देंगे और ये टोटल लगाया माइनस का निकल के आ जाएगा आपका कितना आया 3,62,000 रुपीज। 3,62,000 रुपीज निकल के आया। ये आपका माइनस का है, तो इसलिए यहां पर जो हम आंसर लिखेंगे वो लिखेंगे कैश फ्लो यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। ओके, ये आपकी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी कंप्लीट हो चुकी है। अब हम फाइनेंसिंग में चलते हैं। तो देखिए फाइनेंसिंग एक्टिविटी में मैंने आपको पहले ही बताया था कि हमें 3 आइटम को देखना है केवल, शेयर, डिवेंचर एंड लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। तो 3 आइटम हम देखेंगे यहाँ पर क्वेश्चन में कौन कौन से आइटम आपको गिवन है। तो सबसे पहले इक्विटी शेयर कैपिटल आपको गिवन है क्वेश्चन के अंदर, देखेंगे 8 लाख और 6 लाख। इट मीन पहले 6 लाख रुपए का था, अब 8 लाख रुपए का हो गया ना, बढ़ रहा है तो इट मीन इशू किए गए हैं आपके शेयर। तो यहां पर आप लिखेंगे सबसे पहले इशू ऑफ शेयर कैपिटल। ओके, एड का आइटम है, 6 का था 8 का हो गया, इट मींस 2 लाख रुपए से इशू किए गए। ओके, नेक्स्ट देखेंगे डिवेंचर, इसमें है नहीं, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स है। तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स पर ध्यान देंगे, पहले आपकी 1.5 लाख रुपए की थी, अब 1 लाख रुपए की हो गई है। पहले आपकी लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स 1.5 लाख रुपए की थी और अब 1 लाख रुपए की रह गई है। इट मीन 50,000 रुपए का आपने पेमेंट कर दिया है अपने लोन का। तो यहां पर आप लिखेंगे रीपेमेंट ऑफ लॉन्ग टर्म बोरोइंग। ठीक है, कितने रुपए का पेमेंट किया है आपने, 50,000 का किया है। तो 50,000 का आपने ये पेमेंट कर दिया और माइनस में ये लिखा हुआ है क्योंकि पेमेंट किया, पैसा आपके पास से जा रहा है। तो यहां पर हम देखेंगे निकल के आ गया, टोटल लगा दीजिए, और कोई आइटम नहीं है, ना ही कोई इंटरेस्ट है, ना ही कोई डिवेंचर्स है, तो सीधा निकाल देंगे 2 लाख माइनस 50,000 रुपए, यानी कि 1,50,000 रुपीज प्लस का निकल के आया। तो ये आपका फाइनेंसिंग हुआ। तो यहां लिख देंगे हम कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। ओके, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज आपका 1,50,000 रुपीज का निकल के आ गया। अब ध्यान दीजिए, आपकी तीनों एक्टिविटी के आंसर निकल के आ गए। ये ऑपरेटिंग का हुआ, ये इन्वेस्टिंग का हुआ, ये फाइनेंसिंग का हुआ। अब हम देखते हैं क्या कैश एंड कैश इक्विवेलेंट को किस प्रकार से ट्रीट करेंगे। तो यहां पर सबसे पहले हम इन तीनों का टोटल लगा देंगे। इन तीनों का टोटल लगा दीजिए, आपका कितना हो गया, ये हो गया 3,02,000 रुपए। 3,62,000 रुपए माइनस करना है, यानी 60,000 रुपीज निकल के आया आपका बैलेंस। और जो 60,000 रुपीज निकल के आया है, ये आपका नेट डिक्रीज निकल के आया है। माइनस संख्या बड़ी है तो आप इसे ब्रैकेट में शो करा सकते हैं और यहां पर लिख देंगे हम नेट डिक्रीज। अगर प्लस में होता तो नेट इंक्रीज होता। सो नेट डिक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट आपका 60,000 रुपीज का निकल के आ गया। अब हम क्या करेंगे, इसमें जो आपको कैश एंड कैश इक्विवेलेंट गिवन है क्वेश्चन के अंदर, उसके ओपनिंग बैलेंस को इसमें ऐड कर देंगे। तो देखिए, ऐड कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एट द बिगिनिंग ऑफ ईयर, यानी कि बिगिनिंग ऑफ ईयर का जो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट क्वेश्चन के अंदर गिवन है उसको इसमें ऐड कर दीजिए आप। तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट देखेंगे हम बिगिनिंग ईयर का कितना है। तो यहां पर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट बिगिनिंग ईयर का 70,000 रुपीज गिवन है और करंट इन्वेस्टमेंट भी कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का ही आइटम है जो मैंने आपको ऊपर बताया था, यानी 1,34,000 रुपीज। तो टोटल मिलाकर के 1,34,000 रुपीज प्लस 70,000 रुपीज, यानी 2,04,000 रुपीज होता है। तो 2,04,000 रुपीज को आपने इसमें ऐड किया और ऐड करके जो आपका निकल के आएगा वो आपका कितना निकल के आएगा, 1,44,000 रुपीज प्लस का। ओके,
सो 1,44,000 रुपीज जो निकल के आया, ये आपका कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एंड ऑफ द ईयर का होगा। तो क्वेश्चन से आप मैच कर सकते हैं। देखिए क्वेश्चन में कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कितना है एंडिंग ईयर का, तो ध्यान दें कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 94,000 रुपीज का है और करंट इन्वेस्टमेंट 50,000 का है। दोनों को हमने ऐड किया तो 94,000 रुपीज प्लस 50,000 रुपीज यानी कि 1,44,000 रुपीज होता है, वही आपका निकल के आ रहा है। तो यहां से आप कैश फ्लो स्टेटमेंट को ये चेक भी कर सकते हैं क्वेश्चन में से ही कि हमारा आंसर राइट है या रॉन्ग है। तो ये जो निकल के आया ये हमारा कहलाएगा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एट द एंड ऑफ ईयर 1,44,000 रुपीज और ये आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट कंप्लीट। ओके, सो आई होप क्लियर हो गया होगा। कैश फ्लो स्टेटमेंट ज्यादा हार्ड नहीं है, अगर आप स्टेप बाय स्टेप इसको समझने का प्रयास करेंगे तो बिल्कुल समझ में आएगा। और ये आपकी विदाउट एडजस्टमेंट्स का क्वेश्चन था जो मैंने आपको क्लियर करा दिया है। और इस प्रकार के जो क्वेश्चन हैं वो आप अपने प्रैक्टिकल बुक से करके देख लें, उनमें कोई डाउट हो कमेंट बॉक्स के थ्रू आप पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम विद एडजस्टमेंट का आपको एक क्वेश्चन कैश फ्लो स्टेटमेंट का और समझाएंगे। ठीक है, तब तक आप अच्छे से इसका रिवाइज करें ताकि कैश फ्लो स्टेटमेंट आपका क्लियर हो सके। ओके, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें, शेयर करना है अपने फ्रेंड्स को। ओके, थैंक यू सो मच।